नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अमेरिकी पिछलग्गुओं से सावधान। जब भी अमेरिका को कहीं तख्ता पलट करना होता है, वह लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यक हितों का शोर मचाना शुरू कर देता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट में अमेरिकी हाथ होने की आशंका तब और गहरा गई जब हिलेरी क्लिंटन के करीबी मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख चुना गया। शेख हसीना के अनुसार उन्हें सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिकी सैनिक अड्डे की मंजूरी न देने की कीमत चुकानी पड़ी। सच जो भी हो, अमेरिका द्वारा दूसरे देशों में सत्ता बदलने के प्रयास नई बात नहीं है। रॉबर्ट जर्विस के शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप उतना ही अमेरिकी है जितना एप्पल पाई अपनी पुस्तक ओवरथ्रो में अमेरिकी लेखक स्टीफन किंजर ने 100 सालों में अमेरिकी सत्ता परिवर्तन प्रयासों को 3 चरणों में बांटा है। पहले चरण में साम्राज्यवादी विस्तार कर निकारागुआ, हवाई, क्यूबा, प्यूर्टो और फिलीपींस को अपने साम्राज्य में मिलाया गया। दूसरे चरण में शीत युद्ध के अंतर्गत चिली, दक्षिणी वियतनाम, ईरान और ग्वाटेमाला में खुफिया कार्रवाई कर तख्ता पलट के प्रयास हुए और तीसरे चरण में सीधे आक्रमणों के जरिए पनामा, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया आदि में सत्ता बदली गई। चर्चित पुस्तक कोवर्ड रिजिम चेंज में लिंडसी और रूके ने शीत युद्ध के दौरान ऐसे ही 64 सफल असफल खुफिया प्रयासों की चर्चा की है। ये प्रयास कितने तुच्छ कारणों पर आधारित रहे, इसकी वानगी कैनेडी कार्यकाल के एक प्रसंग से मिलती है। ब्रिटिश गुयाना की स्वतंत्रता के तुरंत बाद पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने छेदी भरत जगन द्वारा व्हाइट हाउस में कैनेडी और उनके सहायक आर्थर ग्लेसिंगर जूनियर से वार्ता के अंत में एक मार्क्सवादी पत्रिका में छपे लेख का उल्लेख मात्र उनके सत्ता से हटने का कारण बना। जगन के खिलाफ हिंसक आंदोलन खड़ा किया गया और उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। स्वयं ग्लेसिंगर ने 30 वर्ष बाद दोबारा बतौर राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी आए जगन के इस सत्ता परिवर्तन का सूत्रपात करने के लिए माफ़ी भी मांगी। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने की गई सैन्य कार्रवाई पर हुई छीछालीदर के बाद इन प्रयासों के स्वरूप में बदलाव आया है। अब आर्थिक प्रतिबंध, सांस्कृतिक क्षेत्रों में घुसपैठ, चुनावी हस्तक्षेप और उग्र प्रदर्शनों का सहारा लिया जा रहा है। इन सभी हथकंडों को स्वयं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने स्वीकार किया था। लिंडसी का कहना है कि इस कवायद में लक्षित देशों के विपक्षी नेताओं को भरोसा दिलाया जाता है कि उग्र प्रदर्शनों के बल पर सत्ता परिवर्तन संभव है। कहने को अमेरिका मुनरो डॉक्ट्रिन का हवाला देकर लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करता है और उसने चुनी हुई सरकारों को कई बार गिरवाया है। 1953 में ईरान की लोकतांत्रिक मोसादेक सरकार को तेल सौदा फेल होने पर गिराया गया। चिली के लोकप्रिय नेता साल्वेडोर अलियादे का खूनी तख्ता पलटकर क्रूर जनरल पिनोशे को लंबे समय सत्ता में बैठाए रखा गया। अमेरिकी पोर्टल इंटरसेप्ट ने हाल में गोपनीय दस्तावेज छापकर बताया कि पाकिस्तान में इमरान खान को इसलिए सत्ता गंवानी पड़ी क्योंकि वह रूस और अमेरिका के बीच तटस्थ रवैया अपनाए हुए थे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से भी अमेरिकी इसी वजह से खासा नाराज है। अमेरिकी सत्ता परिवर्तन जैसी कार्रवाई कर पाता है क्योंकि उसने सभी देश में पिछलग्गुओं की फौज बना रखी। स्थिति यह है कि कई बार तख्ता पलट के इच्छुक पक्ष सीधे जाकर अमेरिकी राजनयिकों से संपर्क कर लेते हैं। बांग्लादेश का छात्र आंदोलन हो या यूक्रेन की मैदान क्रांति, सत्ता परिवर्तन का अमेरिकी प्रारूप एक समान है। इन प्रयासों में अमेरिकी पोषित एनजीओ, अप्रवासी बुद्धिजीवी और विपक्षी दलों का सहारा लिया जाता है। बांग्लादेश और अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति सलाउद्दीन अहमद भी यूनुस की तरह फुल ब्राइट स्कॉलर हैं
और अमेरिकी पोषित एनजीओ चलाते हैं। जो पैतरे अमेरिका ने बांग्लादेश या यूक्रेन में चले वही वह भारत में भी चला रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी का आरोप है कि राहुल गांधी ने विगत महाविपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी की नेता बेगम खालदिया जिया के पुत्र तारिक रहमान से लंदन में मुलाकात की थी। जब भी अमेरिका को चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट करना होता है वह लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यक हितों का शोर मचाना शुरू कर देता है। क्या ये महज दुर्योग है कि राहुल गांधी ने न सिर्फ अमेरिका जाकर लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के खतरे में होने की बात करते हैं बल्कि पश्चिमी हस्तक्षेप की मांग करते हैं? क्या ये भी दुर्योग है कि जैसे यूक्रेन में मैदान क्रांति या यानुकोविच को धन कुबेरों की कठपुतली बनाकर माहौल गरमाया गया, वैसे ही हिंडनबर्ग जैसी संस्थाओं की मदद से राहुल गांधी अदानी और अंबानी को भी निशाना बना रहे हैं। इन प्रयासों से संस्थाओं और व्यक्तियों की भूमिका भी एक समान है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सदस्य तौहीद अहमद ने जैसे विरोध भड़काने का काम किया, ठीक वैसे ही प्रोपेगंडा अमेरिकी दूतावास ने ही हाल में एक भारतीय यूट्यूबर के नेतृत्व में आयोजित किया। विख्यात अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स कहते हैं कि दुष्प्रचार के खिलाफ अभियान या कैंपेन अगेंस्ट अमेरिका द्वारा फेक न्यूज फैलाने का प्रायोजन होते हैं। चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने के जो प्रयास उम्मीदवार नेटवर्क, फोर्ड फाउंडेशन और सोरेस पोषित संस्थाओं ने भारत में किया वही बांग्लादेश में अमेरिकी पोषित संस्था ब्रोती ने किया। इसी कारण ब्रोती की सीईओ शर्मीन मुर्शीद को भी अंतरिम सरकार में जगह मिली। बांग्लादेश में अमेरिकी हस्तक्षेप इस कदर था कि अमेरिकी राजदूत पीटर हास चुनाव आयुक्त से स्वयं मिलकर आयोग के कर्मियों को अमेरिकी वीज़ा प्रतिबंधित करने की धमकी दे रहे थे। भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप के लिए कुछ विदेशी पत्रकारों को अथाह पैसा दिया गया। जाति जनगणना उनके ही दिमाग की उपज थी। कांग्रेस के दो नेता सज्जन सिंह वर्मा और सलमान खुर्शीद बांग्लादेश की पुनरावृत्ति भारत में करने की धमकी दे चुके। यद्यपि भारत में तख्ता पलट की आशा दुस्साहस से अधिक कुछ नहीं, तब भी अमेरिकी उपनिवेशवाद का दुमछल्ला बनाने की ललक या तख्ता पलट में सपने देखना कांग्रेस के माथे पर कलंक है। कांग्रेस नेतृत्व का सोच ये भी बताता है कि उसके लिए भारत भी एक बनाना रिपब्लिक है। आप देख सकते हैं कि विदेशों के हाथ की कठपुतली विपक्ष बनने को तैयार है। देश गया भाड़ में, तो देश की क्या कूटनीति है, क्या राजनीति है, ये आप लोग देखिए, सुनिए और समझिए। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।